आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत गुप्ता। एक बार फिर से अपने इस छोटे से चैनल भरत गुप्ता हेल्प डेस्क पर आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने पढ़ा था महसूर सूत्र के बारे में। महसूर सूत्र किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी और इससे कितने सूत्र का काम है इत्यादि। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार की। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। देखिए, मैं आप जितने भी लोग हैं मैं आपको बता दूँ, मैं आपको NCERT से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यही सिलेबस अब लगभग सभी के लिए है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो या कक्षा 9, 10, 11, 12 हो। जानते हैं यूपी बोर्ड में भी बदलाव हुआ है। तो व्याकरण के नाम पे जो भी लोग पढ़ रहे हैं मुझे, ठीक है, और समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें सब कुछ समझ में आ रही हैं। तो मैंने सोचा आज मैंने एक बुक ऐसी जो थी वो प्रेफरेंस ग्रुप में रखी है कि अगर मैं कक्षा 9 को लेकर चलता हूँ, कक्षा 10 को लेकर चलता हूँ, तो कुछ मतलब ये तो बेसिक है ही। यही चीज़ आपको सी टेट और एक कॉमन जो ग्रामर उठाया है ताकि आपको दिक्कत न हो, कोई भी बड़ी चीज़ भी हो तभी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। सबसे पहला काम आपको जानते हैं, तो चलिए वीडियो शेयर करना है और लाइक करना है। देखिए, ये लाइक और शेयर ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे। देखिए, पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। कल हमने पढ़ा था महसूर सूत्र के बारे में। ठीक है, महसूर सूत्र भगवान नटराज था, भगवान शिव के डमरू से निकला था। कितने थे वो? 14। भगवान शिव ने जब डमरू को 14 बार बजाया था तो उससे 14 महसूर सूत्र निकले थे। यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और वो क्या थे आपको भी पता है। और फिर इससे प्रत्याहार कैसे बनता है मैंने ये बताया था। और एक हलंत वाले अक्षर से मिलाकर क्या बनता है भाई? प्रत्याहार बनता है। उसके बीच के जो अक्षर होते हैं उस प्रत्याहार में वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये 14 हैं, मैंने बताया ही था आपको। वो 14 आपको देख लेना है। ठीक है, और फिर प्रत्याहार जो होता है वो प्रत्याहार संक्षिप्त रूप होता है। जैसे अच प्रत्याहार होता है, हल एक प्रत्याहार होता है। जैसे हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं और अच प्रत्याहार में कुल कितने आते हैं वे? अच प्रत्याहार में यहाँ देख लेंगे आप, 9 के 9 स्वर आते हैं। ठीक है, 9 जो हमारे होते हैं क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और हल प्रत्याहार में यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजन आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं वर्णों के बारे में कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करेंगे। देखिए, जो पहले स्वर की बात करेंगे तो देखिए, जो वर्ण होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्यंजन लिखा है और पहला होता है स्वर। ठीक है, आप अपने जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं आप उससे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको ग्रामर बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं पे भी समस्या हो आपको नीचे कमेंट में तुरंत बताइए। जितने लोग वीडियो देखते हैं वो लोग लाइक नहीं करते। देखिए, लाइक करने से वीडियो में रेटिंग अच्छी आती है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें कुछ और फीचर्स मिलते हैं यूट्यूब की वजह तरफ से, जिससे हम पढ़ पाते। तो इसलिए प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लाइक जरूर करें। लाइक करने से आपका भी कुछ नहीं लगना है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देंगे तो जानते हैं कॉमेडी वीडियो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, लेकिन जानते हैं कॉमेडी हुआ, कोई गाना हुआ, कोई गीत हुआ, तो दूसरों को हम गाना गीत वगैरह शेयर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाने वाली जो वीडियो है, अच्छी ज्ञान वाली वीडियो, वो नहीं शेयर नहीं करते। यही कारण है कि हमारे यहाँ ज्ञान का जो वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो सबको आप शेयर कीजिए, जो नहीं पढ़ते उनको भी शेयर कीजिए। होता है उनके पास कोई ऐसा बालक वगैरह हो जिससे वो पढ़ता हो बेचारा, तो उसको मिल जाए अच्छा सा। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्वर की। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए, स्वर जो होता है अच प्रत्याहार, जो वर्ण, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता भी है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता ही बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या भाई? जो वर्ण बिना किसी अन्य की सहायता से, चाहे वो वर्ण हो, ठीक है, बिना कोई अन्य वर्ण लिए, स्वयं स्वतः अकेले जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उच्चरित होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्लियर है? और व्यंजन की बात करेंगे तो ठीक इसका उल्टा भाई, इसमें सहायता की आवश्यकता नहीं थी, उसमें सहायता होगी, बस इतना ही अंतर है। तो हम अगर बात करेंगे व्यंजन की तो व्यंजन में लिख देंगे कि ऐसे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से या स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। मेरे साथ दोहराइए आप कि ऐसे वर्ण, मेरे साथ बोलिए, ऐसे वर्ण जो
किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन के लिए कहेंगे कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई। अब स्वर की बात करेंगे। देखिए हम ये क्यों समझ रहे हैं, ये इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब आप स्वर की बात करेंगे तो स्वर समझेंगे तभी आपको संधि समझ में आएगी। बात समझ में आई जी। तो बात करें स्वर की, तो स्वर देखिए 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुप्त स्वर। आप अगर समझना चाहे तो ऐसे लिख लीजिए 1 2 3, मतलब जिनके उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा का समय लगे दीर्घ स्वर, या उससे भी ज़्यादा लगे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, या 3 मात्रा कहते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल सेम टू सेम परिभाषा यहाँ दी हुई है, लिखा है ह्रस्व स्वर के बारे में। ठीक है, केवल इसके एग्जाम्पल अधिकतर पूछे जाते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण मतलब बोलना है, जैसे अ इ उ रि, तो ये कोई भी स्वर की बात स्वर है भाई, अभी हर स्वर बता रहे हैं तभी। तो उच्चारण का मतलब होता है केवल बोलना, जैसे क ख ग घ, ये हम उच्चारण कर रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं राम श्याम, ये उच्चारण कर रहे हैं, तो ये उच्चारण होता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में यानी बोलने में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? 1 मात्रा का, जैसे अ, एक मिनट बोल दिया आपने, अ इ उ रे रे, और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है सीटेट वालों के लिए और यूपीटेट वालों के लिए कि मूल स्वर किसे कहते हैं। तो मूल स्वर कहते हैं हम क्या, इन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं। हम अभी बताएंगे कि मूल स्वर इसे क्यों कहते हैं। मूल का मतलब हो जो ओरिजिनल हो, ओरिजिन हो। ठीक है, और बाकी अन्य के भी लिए तो समझ में आ गया कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं भाई? ह्रस्व स्वर होते हैं 5। कौन के ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत अच्छा, मेरे साथ बोलिए, बोलेंगे। देखिए बार बार बोलने से, रिवाइज करने से ही याद होगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत अच्छा, ये 5 होते हैं भाई, उंगलियां 5 हैं, 5 होते हैं। बहुत अच्छा, कौन कौन से? अ होता है, ई होता है, ऊ होता है, रे होता है, लरे होता है। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे में देखिए, पहला हो गया हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा होगा हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं भाई? ठीक इनसे 1 मात्रा बड़ा हो जाए बस। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे। कितने मात्राओं का? 2। मैंने पहले बताया ना, पहला स्वर ह्रस्व स्वर 1 मात्रा, दूसरा स्वर दीर्घ स्वर 2 मात्रा, और तीसरा होगा प्लुप्त स्वर 3 मात्रा। तो जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कहेंगे कैसे 2 मात्रा का समय लगा सर? बहुत अच्छा, सुनिए जरा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देखिए जब समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अ है, अंग्रेजी में एक ए से अ कहते हैं, डबल ए से आ, याद है आपको? जब छोटे होंगे तो पढ़े होंगे, तो वहाँ से समझिए। एक अ है, इस पे लगा 1 मात्रा का समय। अब 2 ठो अ मिल जाएंगे तो कितनी मात्राएं लगेंगी भाई? जाहिर सी बात है 2 मात्रा लगेंगी। बोलिए, लगेंगे नहीं? उसी तरह सर ई, आपको याद होगा डबल ई से बड़ी ई होता है, या 2 ई बनते हैं, छोटी ई फिर प्लस छोटी ई मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई। यानी जब ये 2 बार अ, 2 बार ई, 2 बार ऊ, 2 बार री, 2 बार री ऐसे करके मिलते हैं तो ये क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसी में कि अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर ए आई ओ औ, तो ये भी इन्हीं से बनते हैं। आगे देखिएगा ये सब समझ में आएंगे। ठीक है, तो लिखा है, देखिए इनमें लृ ध्वनि का दीर्घ स्वर लिखा है। इसमें जो बातें हैं वो उसमें क्लियर लिखे हैं। एनसीईआरटी बुक इसीलिए बेस मानी जाती हैं किसी भी किताब में। अगर आप जैसे एग्जाम देने वाले होते हैं जो यूट्यूब यूपी टेट या सी टेट वगैरह के एग्जाम देते हैं, या फिर और किसी स्टेट परीक्षा देते हैं, या यूपी बोर्ड की भी बात करें, तो उत्तर वही माने जाते हैं जो एनसीईआरटी में होता है। क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है वह राष्ट्रीय स्तर का होता है, केंद्र से वो पाठ्यक्रम पूरे देश के लिए लागू किया जाता है, तो इसके लिए एनसीईआरटी होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ही लिखा गया कि देखिए कि ये जो लृ ध्वनि होती है, या दीर्घ रूप ल के नीचे डबल हलंत एल से, ऐसे ल है एक और, ये हो गया बड़ा वाला। छोटा वाला क्या रहेगा भाई? केवल लृ। अंतर समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल यही। ठीक है, अब बात करेंगे
तो लरी होता है, यानी एक पहले वाला लरी जो था वो एक मात्रा के लिए था, दूसरा वाला लरी जो हो जाएगा दो बार मिले तो द्विमात्रा हो गया, यानी दीर्घ स्वर हो गया। उसी तरह बात करेंगे, और ये देखिए क्या होता है, ये केवल वेदों में होता है। अब आपको ये कहेंगे सर इसका कोई उदाहरण बताइए, तो आपको वेद पढ़ेंगे तो उसमें आपको उदाहरण मिल जाएगा कि ये कहाँ होता है, क्योंकि देखिए संस्कृत जो होते हैं वे वेदों की वाणी कही जाती है, और जितने वेद हमारे हैं सब संस्कृत में लिखे गए हैं, तो ये उन्हीं के लिए ग्रामर है। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे अंतिम जो चार वर्ण है, देखिए लिखा है, मैंने बताया ना आपको कि अभी आपको मिलेंगे ए आई ओ औ जो सॉरी ए आई ओ औ, ये मिलेंगे आपको। देखिए देखिए अंतिम चार वर्णों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ए आई ओ तथा औ दो स्वरों के मेल से बनते हैं। ये IMP है, इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी में आएगा, डेफिनेटली आएगा कि भाई इसमें से किससे है, क्योंकि हम व्यंजन तो बहुत बार पूछा होगा, जैसे आपने आपको याद होगा, जो लोग जानते होंगे कि छत्री छक किससे बनता है, त्रेता तक किससे बनता है, स्रव किससे बनता है, ये बहुत बार आया। ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर पूछ देगा तब, तो ये संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त वर्ण ही हम कह सकते हैं। किससे बनता है, देखिए ध्यान से, अ प्लस ई बराबर ए। अब अगर उसमें ले जाकर जोड़ेंगे तो फिर और भी समझ में आएगा आपको। देखिए अ प्लस ए बराबर ए, फिर अ प्लस उ बराबर ओ, और अ प्लस ओ बराबर औ। देख लें, ये है आपके, ये इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप स्क्रीन शॉट या जहाँ भी लिखना चाहें, जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो ये है ये भी इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद होता है तीसरा हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त मतलब तीन, जिन स्वर के उच्चारण में तीन या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जब, ये याद रखिएगा, ये कब आता है कि सर तीन मात्रा का समय, बिल्कुल, जैसे देखिए जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तथा तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण की तीन मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, और उसे ही प्लुप्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे ओम, एक से ज्यादा बार कहें, जैसे और आता था अ, ओ रहता था ओ, लेकिन ओ को आपने थोड़ा लंबा खींचा, मतलब दो मात्रा से भी ऊपर का समय लगा, यानी तीन मात्राएं लगी या तीन से ऊपर की लगी। जैसे हमने किसी को लगा राम, ठीक है, तो ये जो है, जैसे गाना गाने में, रोने में, कोई रो रहा है, किसी को बुलाने में, ये सब में क्या होता है, प्लुप्त स्वर का। मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको बताया ना, ये सब संस्कृत में ज़्यादा प्रचलित है, और हम संस्कृत पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि प्लुप्त स्वर के आगे तीन की मात्रा लिखी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ओम का लिखा हुआ है ना, ओ आगे, उसके आगे तीन लिख दिया, फिर म लिख दिया, हो गया ओम। आपको पता है इसकी गणना नहीं होगी, मैं पहले ही बता दिया, तो संज्ञक वर्ण है, तो ये क्या है भाई, ओम। ठीक है, तो ओ को तीन मात्राओं उसके आगे गया, तो इसको खींचकर मतलब लंबा बोलेंगे। ठीक है, अभी तो हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा कि भाई हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा बस स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, उसे दोहरा के तब आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने पढ़ा कि जो स्वर होता है, स्वर जो स्वर होता है, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आपको मालूम है संस्कृत स्वर की संख्या 9 है, महसव सूत्र में पहले बताया गया, पहले से चौथे महसव सूत्र के बीच में क्या है, स्वरों की बात की गई है। ठीक है, और अगर प्रत्याहार की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। अब बात करेंगे स्वर कितने होते हैं, तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, या स्वर के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। रिवाइज करेंगे तब देखिए, बार बार रिवीजन करने से ही याद होगा, ऐसे नहीं याद होता है। कोई घर से या कोई जन्म से किसी को पोलियो ड्रॉप पे नहीं पिलाया जाता है, ये मेहनत करने से होता है। हमने भी मेहनत की, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। पहला होता है हरस स्वर, बहुत अच्छा। हरस स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में, भाई जिसके हम पढ़ा चुके हैं, बस रिवाइज कर रहे हैं, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको हरस स्वर कहते हैं। बार बार बोलिए, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हरस स्वर कहेंगे, जिसमें दो मात्रा का उच्चारण का लगेगा उसे दीर्घ स्वर कहेंगे, जिसे तीन मात्रा का लगेगा उसको हम प्लुप्त स्वर कहेंगे। इनका उच्चारण केवल याद रखिए, इनका केवल एग्जाम्पल याद रखिए। हरस स्वर 5 होते हैं, और ई उ री। ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरा दीर्घ स्वर में इसके बड़े वाले होते हैं, इन सब का दीर्घ, अ का दीर्घ, छोटी ई का, बड़ा उ का, रे का, रे का, और बाकी जो बचते हैं चार, ए ऐ ओ औ। ठीक, कुल कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 8, चार वो, चार ए, चार चार 8। बोले भाई, आई बात समझ में। चलिए अब इसके बाद बात का क्या करेंगे, इसके बाद
इनकी संख्या होती है 8। ये मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, ये भाई देख लीजिएगा। फिर तीसरा होता है आपका प्लुप्त स्वर, जिनमें 3 मात्रा का उच्चारण होता है, ये अधिकतर बुलाने में होता है। ये देखिए प्रश्न डायरेक्ट आएगा कि वो कौन से स्वर हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति को बुलाने में किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब जरा ध्यान दीजिए इसमें भी, देखिए सभी ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त स्वर्ण वर्ण जो अनुनासिक या निरुनासिक होते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं, निरुनासिक किसे कहते हैं, यहाँ प्रश्न है। अनुनासिक, नासिक का मतलब होता है नाक। नासिक का मतलब क्या होता है भाई, नाक। ध्यान दीजिए, नासिक का मतलब होता है नाक, और अनु मतलब साथ। जो उच्चारण नाक के साथ किया जाए उसे हम कहते हैं अनुनासिक। निरुनासिक जो नाक के साथ उच्चारण न हो। आई बात समझ में। तो जितने भी हैं स्वर वर्ण जो है अनुनासिक एवं निरुनासिक के भेद से द्विविध है। मतलब द्विविध का मतलब ये इनसे अलग है। अनुनासिक देखिए, समझिए जरा, एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। देखिए अनुनासिक जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक कहते हैं। मैंने भी बताया, जब आप जैसे इया मुंह के साथ नाक भी लगाया तो अनुनासिक। ऐसे सभी वर्ण जिनका इस्तेमाल मुंह के साथ नाक से भी उच्चारण किया, जैसे हम क्या कहें अनुनासिक। यथा जैसे ए, ये नाक के बिना नहीं बोल पाएंगे आप, इच्छा तो नाक बंद करके बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। निरुनासिक कैसे, अब ये इन्हें में गिने नहीं जाएंगे, ये नहीं गिने जाएंगे। ये समस्त वर्ण जो होते हैं ये ना, ये जिनके साथ लगा दिया जाता है तो ये स्वरों, इसको हम गिनती करते स्वर में, आपको पता है नहीं। तो आप मत सोचिएगा कि सर इसको कर दिया आपने, ये नहीं नहीं, ये इनसे अलग है। उसके बाद निरुनासिक की बात हो गई। निरुनासिक में दिखाया जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरुनासिक होता है। ठीक, बात समझ में आ गई, बोले भाई। इसके बाद बात करेंगे व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए अभी हमने आपको बताया ना, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से या स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हमारे साथ बोलिए, ऐसे वर्ण लिखा ना जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा घुमा दिया, वो डायरेक्ट कीजिए, सबसे बेहतरीन होगा। जिनका उच्चारण स्वरों के साथ होता है, जिनका उच्चारण स्वरों के साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या हल कहते हैं। नहीं, ये घुमा दिया यहाँ पे, नहीं ये थोड़ा सा लिटरेचर बनाने के चक्कर में। ठीक है, आगे लिखा है स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर किसी व्यंजन को हमें लिखना है, कहेंगे नहीं स्वर नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर हम हलंत लगा देंगे। जैसे हमको लिखना है क, तो हमने अगर क लिखा है तो याद रखिएगा सदैव, ये संधि में इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सदैव कि क के साथ हम हमेशा सदैव ये लिखे क के नीचे हलंत प्लस अ, तब यह बना है क। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो फिर से देखिए। अगर व्यंजन हमारा जो होता है, जो भी व्यंजन हम उच्चारित करते हैं वो सदैव स्वर के साथ होते हैं। जैसे ख किसी ने कहा, अब बिना अ की सहायता के ख बोल के देखिए, ख अ आ रहा है, क ख च, तो ये स्वर के साथ ही उच्चारित होंगे, बिना स्वर के इनका उच्चारण संभव ही नहीं। हम लिख सकते हैं, लिखने को लिख सकते हैं, क के नीचे हलंत लिख दिया, ख के नीचे हलंत लिख दिया, ग के नीचे हलंत लिख दिया, लेकिन उच्चारण इनका नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ग की बात की गई। ठीक है, कौन कौन से वर्ग हैं, ये 5 वर्ग मैंने पहले ही बता दिया है, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से। क वर्ग में क ख ग घ अंग। ठीक है, च वर्ग च छ छ यहाँ, ये तो भाई आप जमते हैं, पढ़ लीजिए एकदम बिल्कुल। ये वर्ग बस याद रखिएगा, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये 5 वर्ग। ठीक है, अगर 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना वर्ण आ गया, 25 वर्ण। कैसे होते हैं भाई, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई जी। इसके आगे बात करेंगे तो देखिए य र ल व क्या है, आपके अंतस्थ है। अंतस्थ क्यों, इनका उच्चारण करके देखेंगे तो ये अंतस्थ यानी यहाँ कंठ के नीचे जो होते हैं ना, यहाँ स्थित होते हैं बीच में। ठीक है, और स हो जाए उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन इसे इसलिए कहते हैं, उष्म माने होता है उष्मा, गर्मी। जब इनका उच्चारण करेंगे तो गले में आवाज, हवा जो होगी वह घर्षण के साथ आएगी। ठीक है, आई बात समझ में। मैं एक नोट्स भी शेयर कर दूंगा सी टेट वालों के लिए और यूपी टेट वालों के लिए, अगर आपको दिक्कत है तो वो क्लास का नोट्स है, वो उससे आप व्यवस्था बना सकते हैं अपनी। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया है। मैं डेली देखिए आपको क्लास अधिकतम 25 मिनट तक चलाया करूँगा, आप इत्मीनान से उसको 1 से 2 बार रिवाइज करके अपना देख लिया कीजिए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन मैंने पहले ही बता दिया, जो जितने हमारे वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजन। देखा है, उपयुक्त क से लेकर म तक 25 वर्ण को स्पर्श कहते हैं।
ये स्पर्श व्यंजन है। इनके उच्चारण के समय जिह्वा के मुख्य विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हैं। क कहीं ना कहीं टच करेगा जरूर। क कंठ, च, त, ये सब वर्ग जो है ना मुख के अलग उच्चारण स्थान आगे बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। ठीक है, इनका उच्चारण जो होता है, अब इनमें देखिए इनके प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं अनुनासिक। अभी हमने पढ़ा है ऊपर, अनुनासिक किसे कहते हैं भाई, रिवाइज कीजिए फटाफट फटाफट। अनुनासिक, नासिक मतलब नाक, अनु मतलब साथ, जिसका उच्चारण नाक के साथ हो, यानी नाक से भी होता है, मुख के साथ साथ किससे हो, नाक से हो, उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुनासिक। अज अंग का कीजिए, य कीजिए, अड़क कीजिए, नक कीजिए, मक कीजिए, बिना नाक बंद करके देखिए, अंग या कैसा आवाज आया, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। नाक नहीं अगर इनमें उच्चारित हो तो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद फिर बात करेंगे अंतस्था की। तो अंतस्था देखिए, ये अंतस्थ क्योंकि ये अर्ध स्वर भी इन्हें कहा जाता है, ये अर्ध स्वर आते हैं, याद रखिए वर्णों में इन्हें अंतस्था कहते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये उष्म व्यंजन है कि ये वर्णों को उष्म व्यंजन कहते हैं, पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है। अनुस्वार, ध्यान दीजिए, एक संधि बिल्कुल आएगी तो आपको उसमें सब समझ में आएगा, ठीक है। अनुस्वार देखिए, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। ये जब भी आएगा किसके बाद आएगा, स्वर के बाद ही आएगा। जैसे अहम, अहम, अहम में कहाँ है भाई अनुस्वार, कहाँ है। देखिए कुछ लोगों को अनुस्वार और विसर्ग में प्रॉब्लम होती है, मैं बता दूं, अनुस्वार अंग की मात्रा समझिए। जैसे लिखा है इसमें अहम, यहाँ पर लिखा है जैसे अहम, तो ये जो है ये वाला पॉइंट, ये बिंदु, ये आपका क्या है, अनुस्वार है। और ये बोला कि सदैव सर्वथा स्वर के बाद आता है। आप कहेंगे सर स्वर कहाँ आया, बिल्कुल आया, मैंने अभी बताया आपको कि ह को अगर लिखेंगे तो ह आधा हलंत प्लस अ, तो ये अ क्या है, स्वर है। तो स्वर के बाद आया कि नहीं। इसके बाद अब इसको देखिए बराबर लिखा है यहाँ पे अहम, अगर हम अहम को लिखना पड़ेगा, अगर मुझे इस अहम को लिखना ही पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, अ ह और आधा म, अहम, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। तो यही ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं, अ की मात्रा जो होती है हमारा विसर्ग होता है, यह किश्चित ह के समान होता है। किश्चित मतलब कुछ कुछ ह के जैसा इसका उच्चारण होता है। जैसे राम, अह बोल रहे हैं ना, ह की मात्रा के जैसा, ह के जैसा, समझ रहे कि नहीं, ह के जैसा उच्चारण होता है। सदृश मतलब जैसा होता है, किसी मतलब कुछ भाग तक, कुछ तक, ठीक है, कुछ कुछ। जैसे देव, गुरु। अब बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन जो होता है, संयुक्त मतलब ही होता है जुड़ना, संयुक्त होकर दो मिलकर व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर संयोग से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। छत्री छ कैसे बनता है, त्रेता तक कैसे बनता है, और ज्ञानी का कैसे बनता है। एक तो स्र भी बनता है, वो इसमें दिया नहीं है, लेकिन वो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी रहता तो उसमें हम बताते हैं, ठीक है। कंठ तालव्य, इनके बारे में हम बात करेंगे, उच्चारण स्थान के बारे में, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आज इतने तक ही रहना चाहिए, अगले दिन हम बात करेंगे उच्चारण स्थान में। तब तक आप इतना रिवाइज कर लीजिए। और मैं आपको प्रश्न, देखिए मेरे पास एक किताब भी है, मैं उस किताबों से आपके प्रश्न वगैरह भी करवाऊंगा, और मैं अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में, बस तुरंत, ठीक है। और तब तक आप इसको बिल्कुल ही रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जी, देखिए ये कक्षा 10 की किताब है, ठीक है। जिस किताब से आपको जो पढ़ना है उसके हिसाब से मैंने ये किताब भी इसलिए अपने पास रख ली है ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए हमने जो पढ़ा था, ठीक है, बाकी आपको पता है व्यंजन और मैसर सूत्र के बारे में पढ़ा था। तो मैंने जो अभी आज पढ़ाया उसको आप देख लीजिए, मैंने जो पढ़ाया आपके बिल्कुल सेम टू सेम किताब से। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप सीटेट वगैरह को पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमन रूप से मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ जो सबके लिए है। देखिए मैंने अभी स्वर की बात की ना, बताया आपको स्वर, स्वर देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा, ये बात बताई कि नहीं हमने, बताइए, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा कुछ कतई कुछ ना सोचें। बाकी ये सबके लिए मैं ग्रामर के रूप में से ही पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत सबके लिए पढ़ा रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 सीटेट, यूपी टेट, इन सब के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको स्पर्श व्यंजन की बात, ठीक है, स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे। देखिए उस व्यंजन मैंने बता ही दिया, जिनके वर्णों के उच्चारण में वायु के रगड़ से उष्मा उत्पन्न होती है, मैं पहले बता दिया, इनकी संख्या 4 होती है, स, स, ह,
ठीक है। अंतस्थ व्यंजन यर लव होती है, इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन देखिए यहाँ पे देखिए 3 आपको दिया है, ठीक है। संस्कृत इसलिए एक स्र भी होता है, उसमें भी आता है, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे कंग नंग। विसर्ग होता है अंतिम वर्ण ह के जैसे प्रकट होता है, अ की मात्रा। अनुनासिक होती है, चंद्र बिंदु के साथ होता है। ये आप सभी लोग, ये मैं कल पूछूंगा, ये सभी लोग इसे याद कर लें कि किसका उच्चारण किससे होता है, ठीक है। जैसे कंठ से होता है अ, ये अ क ख ग अंग ह, और ये क्या है आपका विसर्ग, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, हाँ जी। अब इसके बाद प्रत्याहार की बात करेंगे तो याद रखिएगा, प्रत्याहार मैंने पहले ही बता दिया, प्रत्याहारों का दिया हुआ आपकी किताब में प्रत्याहार, ये स्पेशली कक्षा 10 वालों के लिए है, ठीक है, और 12 वालों के लिए है जो बच्चा पढ़ते हैं संस्कृत। तो आपको याद रखना कि प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है, ठीक है। इसमें प्रत्याहार जब आप संधि पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, तो सभी लोगों को संधि उसमें समझ में आएगा, और इन प्रत्याहारों से ही होगा, ठीक है। जब होगा अक सवर्ण दीर्घ, ठीक है, इको यणची, ठीक है, तब हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। झलाम जसनते, कुछ ऐसे सूत्र हैं संधि के, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपके कितने हैं भाई, अब मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रत्याहार है हमारे, प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद नीचे आ जाइए, मैं आपको कुछ छोड़ के जाता हूँ आपके लिए, ठीक है। आपके लिए अभ्यास प्रश्न छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। अ च ब के उच्चारण स्थान देख लीजिए, ये आप स्वयं से इन सब के कल आऊँगा तो सबसे पहले इनमें शुरू, जैसे इसमें कुछ मैं जो पढ़ा दिया हूँ, जैसे लिखा है महस्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए भाई जल्दी से। 14 होती है, सबको पता है। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है, क वर्ग का होता है, क के साथ होता है, अ का और अह का, ह का और अह यानी विसर्ग का होता है, ठीक है। इसके बाद फिर इनका एक उच्चारण स्थान देखिए, ये सब दिया है आपकी किताब में, दिया है, इन सबको आप कर जाइए, मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है। आई बात समझ में, जो प्रश्न ना समझ में आए आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक का बटन दबा के जाइए, वो उदास हो जाता है आपके बिना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।